So welcome once again with another one important questions of DC3. इस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फटाफट से इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ले। बट क्वेश्चंस की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ला रही हूँ उनको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैं आइडिया लगा के कि नहीं ये क्वेश्चंस इस बार एक्सपेक्टेड है, तो ज़रूर इनको देखें आप। और ये क्वेश्चंस आएंगे और थ्रू वीडियोज़ अगर आप अपने पढ़ाई स्टडी करते हो अभी, तो आपके फ्री में, मतलब आपको कहीं से नोट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको एमबीडी वगैरह बाय करने की ज़रूरत है, और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अब जिस तरह से आपके एग्ज़ाम जब आएंगे तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि अच्छा मैंने इसके बारे में ये सुना था। तो आप वैसे भी इग्नू में जो भी हम क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ अभी इग्नू में मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगी जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो वीडियोस देखा करें। किसी वीडियो में हम किसी चीज़ को लेके बात करते हैं, किसी और वीडियो में कुछ और टिप्स शेयर करते हैं आपके साथ, तो सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी वीडियोस को देखा करें प्लीज़। और कुछ ना कुछ आपके माइंड में कोई बात रह जाती है और एग्ज़ाम में जाके आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करते हैं इसमें, बल्कि आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स भी, जिससे कि आप इग्नू में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। और डेफिनेटली जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तभी आपको लगेगा कि नहीं मैम सही बोल रहे थे, और आपके अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इग्नू में सिर्फ ऐसा है कि आप रट्टा लगाओगे, जैसे आपकी बेसिक पहले स्टडी होती है +2 तक 10 तक, आप वैसी स्टडी नहीं होगी आपकी, क्योंकि अब आप ग्रोन अप हो गए हो, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई और वर्किंग वुमन है ना, या कोई घर में घरेलू कामों में व्यस्त है, तो इतना ज़्यादा टाइम स्टडी को वैसे पैटर्न से करने का टाइम नहीं मिलता है। तो वीडियोस के थ्रू आप अपने पूरे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाता है बहुत सारी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर करवाती हूँ। जैसे कि पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं। अब पुनः स्थापना किसका करना है हमने, पुनः स्थापना अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पुनः स्थापना से मतलब है कि जो विशेष बच्चे हैं, है ना, तो उनकी पुनर्स्थापना की बात हो रही है। उनके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है ना, या फिर उनके लिए हम क्या क्या कदम हम और उठा सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझना है। पुनर्स्थापना मतलब अपंग जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है कि उनकी पुनर्स्थापना किस तरह करनी है, क्यों ज़रूरी है, क्या आवश्यक है भी नहीं, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। और जब भी आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि सिर्फ एक क्वेश्चन के आंसर से स्टिक नहीं मत रहा करो। आप कुछ भी पुनः विशेष बच्चे से, कोई भी, जितने सारे हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन से आपको याद आता है पुनः, पर होना चाहिए विशेष बच्चा टॉपिक, ठीक है। विशेष बच्चा से कुछ भी आपको याद आ रहा है, सब मटेरियल डालो इसमें अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जितना आपका क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का है तो कम डालो, अगर 15 मार्क्स का है तो बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा, तो आप इधर उधर से जो भी आपने विशेष बच्चा से टॉपिक से पढ़ा है उस सब मटेरियल को डालो। तो इस तरह से आपने अपना माइंड भी यूज़ करना होता है। स्टिक टू द क्वेश्चन नहीं जाना है कि बस ये क्वेश्चन बताया है तो ये हेडिंग्स बताई हैं तो ये हमने ये लिखना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। आप पुनः स्थापना आ रहा है, अपंग बच्चा आ रहा है, उससे विशेष बच्चे से कोई भी आपका याद आ रहा है आपको टॉपिक से, आप उसमें डाल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आई गारंटी यू। तो इस क्वेश्चन में देखो, यदि व्यक्ति में अपंगता है, ठीक है, तो उसे पुनः स्थापित करना ज़रूरी है। यदि व्यक्ति में अपंगता है तो उसे पुनः स्थापित करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुनः स्थापना को इस प्रकार परिभाषित किया है। पुनः स्थापना में वे सभी उपाय इस तरह से परिभाषित किया, ये परिभाषा है, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाला हुआ है। तो ये किसने परिभाषा दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और किसके बारे में दी है, पुनः स्थापना को लेकर ये परिभाषा दी है। क्या दिया है कि पुनः स्थापना में वे सभी उपाय शामिल है जिनका उद्देश्य अपंगता और अक्षमता को कम करना तथा अक्षम व्यक्तियों को समर्थ व काबिल बनाना, ताकि वे अपनी देखभाल स्वयं कर सके और किसी पर निर्भर न हो। तो पुनर्स्थापना के बारे में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि पुनर्स्थापना में सभी उपाय करने, जिससे कि अपंग व्यक्ति है या अपंग बच्चा है, अक्षम बच्चा है, तो उस व्यक्ति को समर्थ बनाना है, उस बच्चे को समर्थ बनाना है, ताकि वह अपनी देखभाल स्वयं बनने के काबिल बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसको बोलेंगे पुनर्स्थापना। फिर से एक बार बोलती हूँ कि जो अपंग बच्चा है
उसको इस तरह से उसके लिए उपाय करने हैं कि जिससे कि वो अपनी अक्षमता से ऊपर निकल सके, अपनी अक्षमता से ऊपर निकलकर काबिल बन सके, ताकि वह किसी पर डिपेंड ना हो, किसी पर निर्भर ना हो और आत्मनिर्भर बन सके। तो ये पुनर्स्थापना के लिए कहा गया। इसी हेडिंग, इसी डेफिनेशन से हमें पूरा पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है पुनर्स्थापना का। ठीक है। अपंगता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए पहला कदम है। तो अब इसकी ये जो समस्याएं हैं, इसके मैंने देखो क्वेश्चंस के भी 3 टाइप्स लिखे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आप लोग बस स्टिक हो जाते हो कि नहीं ये क्वेश्चन पूछा, अब इसका यही आंसर होगा। नहीं, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो मैंने हर टाइप इसका लिखा हुआ है। ठीक है। समस्याओं को कम कर अपंगता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, पुनर्स्थापना किस प्रकार किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो अपंगता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए पहला कदम क्या है कि क्षति को कम होने से रोकना। जैसे कि किसी भी दुर्घटना को होने से रोकना, ये होता है क्षति को होने से रोकना। जैसे कि मान लो बच्चा पेट में है माता के, तो माता को अच्छा आहार दिया जा सकता है ना, उसको पूरा टीकाकरण करवाया जा सकता है, जिससे कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाए क्षति होने की। मतलब पेट में जो बच्चा है वो अपंग बच्चा ना हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं क्षति को होने से रोकना, है ना। और इससे क्या होगा कि बच्चा अपंग होगा ही नहीं। दूसरा कदम ये है कि यदि क्षति होती है तो इसके प्रभाव को सीमित करना, और यदि फिर भी अगर क्षति हो जाती है, ठीक है, फिर भी बच्चा अपंग किसी कारण से होता है, ठीक है, अपंग जन्म होता है, तो उसके जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करनी, है ना। इसका तात्पर्य है कि क्षति को अपंग बनने से रोकना। जो भी क्षति हुई है उसको पूरी तरह से अपंग नहीं बनने देना है, उसकी क्षति को हमको कम करना है। ठीक है। और तीसरा कदम है क्षति को गंभीर अक्षमता बनने से रोकना। मतलब इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, जो क्षति हुई है, जो भी घटित हो चुकी है चीज़, उसको मतलब गंभीर रूप में पहुंचने से रोकना। मान लो एक श्रवण दोष का बच्चा है, ये भी है ना, अपंगता है एक तरह से, तो श्रवण दोष का बच्चा है, तो उसको इस तरह से हमने इस तरह से ट्रेनिंग देनी, प्रशिक्षण देना है, उसको इस तरह से सहायक यंत्र मशीनरी देनी है, जिससे कि, और उसको हमेशा बातचीत करने के लिए उसके साथ हमेशा ऐसे ऐसे क्रियाएँ करवानी है, जिससे कि उसको बोलना सीखना, कहानी गाने, इससे ही इस चीज़ों में ही इंडल्ज रखना है, ताकि उसको सुनने की प्रैक्टिस हो। ठीक है। और इससे क्या होगा, क्षति को गंभीर रूप से बनने में जो है इससे हम रोक सकते हैं। जैसे कि अगर हम उसको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे, तो अगर उसको थोड़ा सी भी प्रॉब्लम होगी, श्रवण विकार होगा, तो वो गंभीर बन सकता है, वो बिल्कुल इग्नोर कर सकता है चीज़ों को सुनना, अगर हम उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो इस चीज़ को होने से रोकना भी एक कदम है। ठीक है। तो अपंगता के प्रभाव को कम करने के लिए कई क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है। अब अपंगता को कम करने के लिए किन किन हम क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि समाज में अनुकूल रवैया बनाना, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि समाज में अपंगों को स्वीकृति मिल सके और वे समाज का अभिन्न अंग बनकर रह सके। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि समाज का जो नज़रिया अगर चेंज होगा तो लोग उनको पॉजिटिविटी देंगे, उनको मतलब नकारेंगे नहीं, उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार नहीं रखेंगे। तो इससे उनके अंदर भी एक जोश आएगा कुछ करने का, है ना, एक मोटिवेशन मिलेगा उनको। तो ये है, उन्हें किस व्यवस्था के लिए तैयार करना, उन्हें व्यवसाय के लिए तैयार करना, जिससे कि आत्मनिर्भर बन सके। तो अपंग अगर है कोई बच्चा या फिर कोई भी बालक या बालिका, उसकी जो विकार है उससे उसको उभार कर उसको व्यवसाय में उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको इस तरह से तैयार करना, ये भी है क्षेत्र है जिसमें हमें काम करना चाहिए, है ना, प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना, अपंग व्यक्ति के परिवेश को बदलना ताकि वे अपंगता का सामना कर सके। बिल्कुल उनके जो परिवेश है उसको ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो ये अपंग है, इसकी ज़िंदगी तो ऐसी है, घर में चार दीवारी में इसको रख लेना है बस, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। नहीं, अगर ऐसी सोच रखेंगे तो सच में ही वो फिर गंभीर रूप से और ज़्यादा अपंग हो जाएगा और उस पर और किसी पर निर्भर हो जाएगा। अगर वो अपंग है तो उसके हमको परिवेश को बिल्कुल ही चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि वो इन चीज़ों से निकल कर सामने बाहर आ सके, है ना। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो या मैं समझा रही हूँ, इन चीज़ों को ऐसे ही आप लिख सकते हो कहानी की तरह। जो भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उनको वैसे ही लिखो। ज़रूरी नहीं ये लाइन टू लाइन जाओ आप, ये लाइन टू लाइन नहीं, ऐसे नहीं करना है आपने। ठीक है। अपंग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शल्य चिकित्सा तथा भौतिक चिकित्सा की सहायता भी ली जा सकती है। तो
व्यक्ति को किसी अन्य साधन व उपकरण लगाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जैसे कि कृत्रिम अंग तथा श्रवण उपकरण। अब देखिए, कोई भी मतलब अपंग बच्चा है तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। शल्य चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह कुछ करवा के ठीक हो तो फिर वो भी करना चाहिए। भौतिक चिकित्सा तो करवाना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई उपकरण लगा के उनको हम उस योग्य बना सकते हैं, सबल बना सकते हैं, तो वो उपकरण भी लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कृत्रिम अंग, जैसे किसी का पैर कट गया है तो फिर वो हम वहाँ पर कृत्रिम पैर भी मिल जाते हैं, वो लगा सकते हैं ना। हाथ, इस तरह से श्रवण उपकरण सुनने के लिए संबंधी, इस तरह से हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में हम परिवार के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाकर उनसे चर्चा कर कर वह स्थिति को निष्पक्ष देखकर वह उनकी क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाए। देखो, हम कोई भी हमारा टॉपिक है हम उसको ही ब्रॉड कर सकते हैं। जैसे कि ये टॉपिक है कि एक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ता होने के रूप में या शिक्षिका होने के रूप में हम क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि हम जो परिवार के सदस्य, जो भी अपंग बच्चा है उसके जो परिवार के सदस्य, उनके साथ निरंतर संपर्क बना के रखें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें हौसला दें, उन जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते रहें, उनके साथ चर्चा करें, है ना। स्थिति को निष्पक्ष होकर देखें। तो इस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं और इस तरह से मदद करके परिवार द्वारा अनुभव की जा रही अधिकांश समस्या को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हम किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं और परिवार की मदद कर सकते हैं और इस तरीके से उनको बाहर निकलने में पूरा सहयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष देना है आपने, बच्चे किस प्रकार अपनी अपंगता के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं में से सामंजस्य स्थापित करेंगे, वह अन्य लोगों से कैसे संबंध। देखो, अपनी अपंगता से बच्चे किस तरह से निकलेंगे बाहर, है ना। अपनी अपंगता को पीछे छोड़कर, इन समस्याओं को पीछे छोड़कर लोगों के साथ किस तरह से संबंध बनाएंगे, है ना। ये किस पर निर्भर करता है, ये काफ़ी हद तक उसके परिवार पर, माता पिता जो कि है, भाई बहन और हम पर भी डिपेंड करता है, अध्यापिकाओं पर, ठीक है, जो शिक्षिका है उस पर, उनके मित्रों पर, इन सब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हम किस तरह की लाइफ उनको दे सकते हैं। उनके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया। अपंगों के प्रति समाज की अस्वीकृति व भेदभाव की प्रतिक्रिया अपंग बच्चे की अक्षमता को छिपाने की ओर उन्मुख करेगी। मतलब अगर हम उनके प्रति अस्वीकृति देंगे, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, उनको नकारात्मक उससे देखेंगे, तो फिर क्या होगा, उससे वो अपनी और भी अक्षमता को और भी छुपाएंगे और फिर विफलता की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपका, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।